हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऊर्जा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। हम लोग वर्क एनर्जी इन टर्म्स को अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं, बराबर। वर्क एनर्जी एंड पावर, पावर दिख नहीं रहा है लेकिन पावर है। जब भी बात आती है वर्क और एनर्जी की, तब पावर की भी बात आती ही आती है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, तुम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो क्या कह रहे थे हम कि इन टर्म्स को तुम लोग कई बार अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो कि इस बार तो यार वही वाले टीचर एकदम खड़ूस वाले वो पेपर सेट करने वाले हैं, वो बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स डालते हैं। इस बार तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, नहीं तो एकदम पास होने के वांदे। या फिर क्या कहते हैं कि आज जब से उठे हैं ना, तब से बहुत लो फील हो रहा है, बिल्कुल बॉडी में एनर्जी लगी नहीं रही है। ठीक है, तो क्या वो वर्क डन जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, वो वर्क डन और फिज़िक्स में जो आज हम लोग वर्क को स्टडी करने वाले हैं, वो क्या सिमिलर है या डिफरेंट है, क्या है, ये चीज़ को हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अभी इस वक्त तुम लोग मेरा लेक्चर देख रहे हो बैठ के, बराबर। तो तुम लोग अपनी टेक्स्ट बुक, नोटबुक लेकर के मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठे होगे। तुम क्या कहोगे कि मैंने तो इतना बड़ा पूरा लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, मेमोराइज़ किया चीज़ों को। उसके बाद अगर तुमसे कोई आकर के पूछता है कि तुम लोगों ने वर्क डन किया क्या फिज़िक्स की टर्म्स में, तो तुम लोग क्या कहोगे कि नहीं भाई, हमने तो वर्क डन नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। तुम लोग तो एक ही जगह पर बैठ करके सारा कुछ कर रहे होगे ना, जो भी वीडियो देख रहे होगे या फिर नोट्स बना रहे होगे, वो तुमने एक जगह पर बैठ करके किया। तो जब तक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तब तक वो बॉडी फिज़िक्स की टर्म्स में उसने वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोग फिज़िक्स में वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या है? इट्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कोई एक बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी पर मैंने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो इस बॉडी ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया। ओके, तो अब ये जो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, इनका जो प्रोडक्ट करूँगी जब मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा स्टूडेंट्स वर्क डन। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी फिज़िक्स की टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं और मैंने अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा क्वेश्चन कि क्या उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हुआ है, तो मुझे 2 चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या? कि क्या उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है? अगर आंसर आया हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। क्या? कि उस ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया क्या? अगर दोनों को आंसर आता है हाँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि उस ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। अब तुम मान लो कि यहाँ पर बोर्ड रखा हुआ है या फिर दीवार है, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, या फिर कोई रॉक है, उस रॉक पे कोई लड़का फोर्स लगा रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। पहले उसने शुरुआत की 5 न्यूटन से, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है वो उस रॉक पे, रॉक हिलने का नाम नहीं ले रहा। 10 न्यूटन का लगाया, 50 न्यूटन का लगाया, 100 न्यूटन का लगाया, 1000 न्यूटन का लगाया, ठीक है। लेकिन वो रॉक हिल ही नहीं रहा है, रॉक कोई डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं रहा है। ओके, तो अब क्या होगा कि फोर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो अल्टीमेटली वर्क क्या आ जाएगा? फोर्स इनटू, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह तो 0 आ जाएगा ना। तो उसका मतलब क्या? क्या वो लड़का तो फोर्स लगा लगा के थक गया, एकदम एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन वर्क डन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 0 आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुई ही नहीं ना, बराबर। इस चीज़ को समझ रहे हो तुम? तो दोनों ज़रूरी है, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। किसका प्रोडक्ट है वर्क डन? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। क्या होगा इसका यूनिट? हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? मीटर। तो वर्क डन का यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर।
ओके। या फिर अगर तुम मेरी तरह आलसी हो तो दो अल्फ़ाबेट्स लिखने की जगह तुम लोग सीधा जे लिख सकते हो। क्या? जे फॉर जग, गलत, जे फॉर जूल्स, ठीक है। न्यूटन मीटर की जगह हम लोग एसआई सिस्टम की अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स वर्क का यूनिट जूल। या फिर सीजीएस में अगर बात करें तो वर्क का यूनिट आ जाएगा अर्ग, ERG, एंड 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या होती है एक स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी यानी स्टूडेंट्स जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मैंने इसके बारे में मोशन चैप्टर के अंदर भी बात की थी। क्या होता है, दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर यानी जिनके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, 10, 5, 8, 100, कुछ नंबर होता है बस। और वेक्टर यानी क्या, जिनके पास नंबर के साथ साथ कोई एक डायरेक्शन भी हो, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर वर्क क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स को तो हम लोगों ने स्टडी किया है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, तो वो भी क्या हुई? वेक्टर हुई। अब वर्क क्या है? वर्क इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बावजूद, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होने के बावजूद वर्क फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी क्यों आ रही है? बराबर। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए आती है स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकोगे जब आप वेक्टर इस चैप्टर को स्टडी करोगे। वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है, पहला क्रॉस, दूसरा डॉट। तो यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तब हम लोगों को वर्क मिलता है। इस वजह से ये जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी हो गई है। कैसे? अगर दो वेक्टर्स हैं A और B, अगर मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? AB cos ऑफ थीटा। तो जब ये ऐसा वैल्यू आता है तब इस वजह से, अब तुम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होगे, आई नो, तो इससे अच्छा तुम लोग 11th में उस चीज़ को पढ़ो। यहाँ पर बस इतना ध्यान में रख लो कि वर्क क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। अभी इस चीज़ को अपने दिमाग में स्टार मार्किंग कर लो, जब 11th में तुम लोग जाओगे तब तुम लोगों को ढंग से ये चीज़ समझ में आएगी। ओके, तो ये क्या है? स्केलर है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो कैसे होती है, क्या होती है, हम लोग देखते हैं। ओके, तो पॉजिटिव कब होगा वर्क? जब एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक फोर्स लग रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कहाँ हो रहा है? इसी डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं तब क्या होता है कि जो फोर्स, जो वर्क डन है हमारा, वो पॉजिटिव बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक ट्रॉली लेके कोई एक लेडी जा रही है, कोई भी एक इंसान जा रहा है, तो वो क्या करता है? ट्रॉली को सामने की तरफ फोर्स लगाता है। अब वो ट्रॉली के ऊपर सामने की तरफ फोर्स लगा रहा है और ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? एक ही डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन कैसा है? एक ही है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? उस कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आएगी। या फिर जब यहाँ देख लो, यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है या एक टॉय कार है और इस टॉय कार को एक बच्चा जो है क्या कर रहा है? यहाँ से ऐसे पकड़ करके उसको आगे आगे भाग रहा है। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी ये बच्चा जो है ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये बच्चा इस पे कैसे फोर्स लगा रहा है? ऐसे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, बराबर। और ये कार कहाँ जा रही है? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इन दोनों के बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में और फोर्स के बीच में कैसा एंगल बन रहा है?
जो एंगल बन रहा है वो अक्यूट है, यानी क्या 90 डिग्री से कम है। तो ऐसे कंडीशन में भी वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। ओके, कब कब वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अक्यूट एंगल बन रहा है या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तब क्या होगा, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव कब आएगी, नेगेटिव स्टूडेंट्स तब आएगी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। कब ऑपोजिट होगी, क्या आप कोई एग्जाम्पल सोच सकते हो? जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई एक व्हीकल है, मान लो कि ये तुम्हारी स्कूल बस है, तुम लोग जा रहे हो पिकनिक, यहाँ पर तुम्हारी स्कूल बस बन गई है, यहाँ पे तुम लोग जा रहे हो पिकनिक। अब ये बस कहाँ, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बस ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन रोड और टायर के बीच में क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स उस बस को कहाँ पे डाल रहा है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये जो वर्क डन आ जाएगा, ये वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। ओके, या फिर हम लोग बहुत बार मूवीज़ में देखते हैं, बॉलीवुड की या फिर एनिमेटेड किसी मूवी में देखते हैं हम लोग कि क्या होता है कि एक गाड़ी जा रही है और वो गाड़ी किसी को एक्सीडेंट होने वाला होता है और तभी वहाँ पे एक सुपर हीरो आ जाता है और उस गाड़ी को ऐसे करके रोक लेता है, बराबर। तो वो गाड़ी कैसे जा रही है, गाड़ी सपोज इस डायरेक्शन में जा रही है, वो सुपर हीरो क्या करता है, उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता है। अब मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है कि मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊं। ओके, यहाँ पर जा रहा है वो गाड़ी, इस ऐसे डायरेक्शन में जा रही है और वो सुपर हीरो क्या करता है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन से ऑपोजिट हो रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या होता है कि वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। और कब नेगेटिव आ सकती है स्टूडेंट्स वैल्यू, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का जो एंगल है दैट इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस माने क्या, 90 डिग्री से बड़ा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अक्यूट एंगल था, यानी 90 से कम। अब हम काय की बात कर रहे हैं, 90 से ग्रेटर एंगल दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। मान लो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक स्लोप बना हुआ है और यहाँ पर एक व्हीकल जा रही है और ये व्हीकल ऐसे जा करके टकरा जाएगी, इसलिए यहाँ पर प्रकट हो जाता है वापस से हमारा वही क्या कहते हैं, सुपर हीरो आ जाता है और वो इस पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स लगाएगा ये कैसा फोर्स हो जाएगा, गाड़ी कैसे डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे वाले डायरेक्शन में, बराबर। और ये कैसे फोर्स लगाएगा, ये ऑब्ट्यूस डायरेक्शन में उस चीज़ को खींचना चाहेगा। तो जब ये ऑब्ट्यूस डायरेक्शन में उस चीज़ को खींचना चाहेगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो वर्क डन कैसा हो जाएगा, वो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ज़ीरो वर्क डन की। ज़ीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज का। जब 90 डिग्रीज का एंगल हो जाता है तब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि अगर F.S हम लोग करते हैं, ये चीज़ तुम लोग 11th में पढ़ने वाले हो, लेकिन अभी से थोड़ा सा समझ लो कि ये क्या आ जाएगा, जैसे A.B है तो इसका क्या आ जाएगा, AB cos ऑफ थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज पे क्या हो जाएगी, 90 डिग्रीज पे 0 आ जाएगी। तो F की वैल्यू कितनी रहने दो, S की वैल्यू कितनी भी रहने दो, लेकिन अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो cos थीटा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और वर्क डन भी कैसा आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क स्टूडेंट्स। क्या है वर्क, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर या फिर जूल कह सकते हैं।
CGS में उसे हम लोग अर्ग यूनिट देते हैं, एंड 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग. वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन ऑल्सो बी ज़ीरो. पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है. नेगेटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है. पॉजिटिव और कब हो सकता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अक्यूट एंगल है, 90 से कम है. ऑब्ट्यूज कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज है, यानी 90 से बड़ा एंगल है. ओके. और ज़ीरो कब होगा? व्हेन थीटा इक्वल टू 90. ओके. तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग एनर्जी के बारे में. क्या है एनर्जी? इट्स सेड लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी. हम लोग जितने भी सारे काम करते हैं अपने डेली रूटीन के या फिर कोई भी काम, उसके लिए हम लोगों को एनर्जी रिक्वायर्ड है. हम लोगों को ही नहीं, हमारे आसपास जितने भी आजकल हम लोग इतने सारे मशीन से, गैजेट से घिरे हुए हैं, उनमें क्या, उन लोगों को भी अपना काम करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी रिक्वायर्ड है. हम लोग खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहे. उस एनर्जी को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? कैसे यूज़ करते हैं? उस एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं अपने वर्क करने में. जैसे मैंने खाना खाया तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ बोलने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैं उस फूड की एनर्जी को यूज़ कर रही हूँ. यहाँ अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो मुझे उसमें एनर्जी लगती है, बराबर. तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो हमने एनर्जी ली, ये हम लोग वर्क के फॉर्म में डाल रहे हैं. तो उसी तरीके से फिज़िक्स में क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक वुडन प्लैंक रखा हुआ है, यहाँ पर एक नेल रखा हुआ है, खीला रखा हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई हैमर से ऐसे उसको मारता है तो क्या करता है? जो हैमर जिसके अंदर एनर्जी है वो इस नेल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, और उस फोर्स के कारण ये जो नेल है ये वुडन प्लैंक के अंदर चला जाता है. तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास एनर्जी है, जो एनर्जी पजेस करता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है और उस फोर्स से काम हो सकता है. तो एनर्जी बेसिकली कैन बी डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क. ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास एनर्जी है, उसके पास क्या है? उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ ना कुछ एक वर्क कर सके. ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो वर्क से इसका एनर्जी का ये जो रिलेशन बन रहा है कि जिसके पास एनर्जी है वो क्या कर सकता है? वर्क कर सकता है. तो उसके कारण स्टूडेंट्स जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का भी यहाँ पर यूनिट आ जाता है. क्या है वर्क का यूनिट स्टूडेंट्स? वर्क को हम लोग SI सिस्टम में लिखते थे, यूनिट उसका जूल्स, और CGS में लिखते थे हम लोग अर्ग. तो वही यहाँ पर भी एनर्जी के लिए भी आ जाएगा स्टूडेंट्स. SI सिस्टम में एनर्जी का यूनिट हम लोग जूल्स लिखते हैं और CGS में अर्ग लिखते हैं. और वर्क जैसे कि एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही एनर्जी भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. एनर्जी का सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं, हम लोग एनर्जी का कभी डायरेक्शन की बात नहीं करते. इस वजह से एनर्जी भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. अब हम लोगों को पता है कि एनर्जी के ढेर सारे फॉर्म्स होते हैं. क्या क्या? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, ढेर सारे फॉर्म्स होते हैं, केमिकल एनर्जी. तो और अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो एनर्जी होती है दैट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कैसे? हम लोगों ने इससे पहले भी एक कंजर्वेशन का लॉ पढ़ रखा है. कौन सा लॉ पढ़ा था हमने? याद है आप लोगों को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जहाँ पर हम लोग बात करते थे कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद में द टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल, इट इज कंजर्व. तो वहाँ यहाँ पर भी स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो हमेशा इक्वल ही होती है, कांस्टेंट ही होती है. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मतलब एनर्जी को कभी भी कोई क्रिएट नहीं कर सकता. हम लोग एनर्जी बना नहीं सकते, ना ही उसको वैनिश कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं.
सिर्फ एनर्जी के एक फॉर्म से निकल करके एनर्जी दूसरे फॉर्म में कहीं ना कहीं से आ जाती है। अगर एक फॉर्म एनर्जी का हम लोगों को दिखता है कि वो ख़त्म होते जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्म के रूप में वापस आ रही होती है वो एनर्जी। यानी स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है पूरे यूनिवर्स की, दैट इज कांस्टेंट। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? अब स्टूडेंट्स, ये जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोला, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट सुनने में कितना छोटा सा और सिंपल लगता है, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 11th का एक कंसेप्ट है। जब आप लोग 11th-12th में ये चैप्टर पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ पर भी उसका फर्स्ट लॉ यही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप लोगों ने अभी से 11th की पढ़ाई शुरू कर दी है, ऐसा कह सकते हो अब आप लोग। तो एनर्जी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स? एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। जिस भी बॉडी के पास एनर्जी है उसके पास एक कैपेसिटी है कि वो कुछ ना कुछ काम कर सके। उसका यूनिट क्या है? एसआई सिस्टम में जूल्स है, सीजीएस सिस्टम में अर्ग है। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी के ढेर सारे फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से हम लोग इस चैप्टर में अभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को डिटेल में अच्छे से बढ़िया से स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वर्क और एनर्जी के बारे में तो बात कर ली है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं एनर्जी के ही एक फॉर्म के बारे में, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? हम लोगों को ये चीज़ पता है कि अगर एक बॉडी है जो मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो बॉडी वर्क कर सकती है। ओके या फिर अगर हम लोग दो सिमिलर बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर एक बॉडी मोशन फास्टली कर रही है और एक बॉडी मोशन स्लोली कर रही है, तो जो फास्ट मूविंग बॉडी होगी, जो मोशन को फास्टली कर रही होगी, वो बॉडी मोशन को वर्क को ज़्यादा कर पाएगी, ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी एज़ कम्पेयर टू वो बॉडी जो स्लोली मोशन को परफॉर्म कर रही है। करेक्ट? सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर एक बॉडी मोशन कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हाफ mv²। दिस इज फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये कहाँ से आया ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सपोज कि यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, सर्टेन कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो जो m मास का है और इस डायरेक्शन में वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। ओके अब मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर गई, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई फाइनल वेलोसिटी इसकी v। एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया है तो एक्सेलरेशन आया है, बराबर। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ रखी है, क्या कि वर्क कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट? अब स्टूडेंट्स हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोर्स हम लोगों ने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स, फोर्स को कैसे डिफाइन करते थे हम लोग? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज ma। यहाँ पे मैं ऐसे डैश बना देती हूँ ताकि तुम लोग समझ पाओ कि ये किसके लिए, ये किसके लिए। s। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े थे, जहाँ पर हम लोग v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस as, ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 में, मोशन। ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ से मैं s का वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। क्या आएगा? v² माइनस u² अपॉन 2a विल बी s। ऐसा लिख सकती हूँ मैं। तो ये s की ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। क्या आ जाएगा? इनटू, ये एरो मिटा देते हैं हम लोग, v² माइनस u² अपॉन 2a। ये लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर ऐसे। बिल्कुल करेक्ट है। अब ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में है एक, डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। अब देखो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? ये 1/2 को मैं यहाँ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? 1/2 m v² माइनस
यू स्क्वेयर। अब देख लो स्टूडेंट्स, ये क्या वैल्यू आ गई, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, वेयर वी इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड यू इज इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो पहले से मोशन में था। अब यहाँ देख लो, अगर हम लोग ऐसा सपोज करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट था एम मास का, वो अगर स्टेशनरी था, मतलब हम लोगों ने के फोर्स अप्लाई करने से पहले अगर वो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर रेस्ट में था, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, u का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे फिर, हाफ एम वी स्क्वेयर, अगर u 0 है तो, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है स्टूडेंट्स कि काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में होता है, वर्क के फॉर्म में होता है। फॉर दैट रीज़न काइनेटिक एनर्जी ही नहीं, हर एक एनर्जी किस चीज़ के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, वर्क के फॉर्म में। हम लोग जो, जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो किसके फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, अपने काम को करने के लिए, अपने वर्क को करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा हम लोगों ने स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वर्क क्या होता है उसके बारे में सीखा, एनर्जी के बारे में सीखा, काइनेटिक एनर्जी जो कि एक फॉर्म है एनर्जी का, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इससे जो नेक्स्ट वाला वीडियो लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, पावर और इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, शायद किसी को ये चीज़ काम आ सके जो मैंने पढ़ाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।